नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सफलता की कुंजी पर। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नीचे से बेस मजबूत होना चाहिए। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आपको ऊपर की बात समझ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में हम NCERT के कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 1 की बात की थी। इसमें सौर मंडल के 8 ग्रह तथा उसमें पृथ्वी का स्थान स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम चैप्टर को समझने के दौर में। जैसे ही आप दोस्तों NCERT के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 नंबर बुक में निकालिएगा तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसा कि आप लोग ग्लोब में देख सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से और नीचे से चपटी हुई है और बीच में उभरी हुई है। इसी बात को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये ध्रुवों पर, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको और इसको ध्रुव बोलते हैं, ये ध्रुवों पर चपटी होती है और बीच में उभरी हुई होती है। दोस्तों, कोई इसे कहते हैं कि नारंगी के आकार की है, कोई संतरे के आकार के वगैरह वगैरह कहते हो। तो आप इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी का आकार जियोड बोलते हैं, इसको GEOID, जियोड। हिंदी में भी इसको जियोड ही बोलते हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर पूछेगा कि आपको पृथ्वी किस आकार की है तो दोस्तों आप लिखिएगा जियोड। दूसरी कोई नारंगी, सार, संतरा ये सब कुछ नहीं लिखिएगा, जियोड आकृति की पृथ्वी है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे पढ़ने के दौर में, आगे बढ़ाते हैं हम वीडियो को। आगे आता है ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब। तो पूरी पृथ्वी, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसकी जो क्या संरचना है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी पृथ्वी को हम तो एक बार में देख नहीं सकते हैं। तो पूरी पृथ्वी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक पृथ्वी के नमूने का निर्माण किया गया। पृथ्वी का नमूना मतलब पृथ्वी के जैसा ही दिखने में, उस हर चीज़ उसका पृथ्वी के जैसा ही, पृथ्वी का एक नमूना तैयार किया गया जिसे ग्लोब का नाम दिया गया है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में हमने बताने का प्रयास किया। टू गेट द साइज, स्ट्रक्चर एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अर्थ, ए मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के एक नमूने, वाज मेड विच इज कॉल्ड ए ग्लोब, जिसे ग्लोब कहा जाता है। तो दोस्तों आगे हम इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो आगे आता है ग्लोब में अक्ष, जिसे एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस क्या होता है दोस्तों, अक्ष, एक्सिस, जिस सुई पर ग्लोब झुकी हुई घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। इसे यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस पर ग्लोब झुकी हुई है और इसी के सहारे से यह घूमती है दोस्तों, अपने इसी अक्ष पर घूमती है और इस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी जब घूमती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अब तो दोस्तों कहिएगा कि फिर तो इधर से पूर्व से पश्चिम आती है, तो दोस्तों ये कोई बात ही नहीं हुई। आपको जो जितना बताएं उतना ही याद रखना है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसके बाद आता है दोस्तों पोल, ध्रुव। पृथ्वी के ऊपरी तथा निचली बिंदु को पोल कहते हैं। ये और ये पृथ्वी का ध्रुव होता है, ध्रुव, पोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इसी में एक मेजर पॉइंट, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इक्वेटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी को विषुवत रेखा, इक्वेटर जो है सो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा के द्वारा ही ये
बंटित होता है। इसके बाद हम दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे अक्षांश। अक्षांश क्या होता है दोस्तों? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? दोनों ध्रुवों के बीच विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। अक्षांश, जैसा कि आप देखने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी है और ये इसके बीच से विषुवत रेखा गुजर रही है। तो विषुवत रेखा ये पृथ्वी के बीच से गुजरी, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरेगी उसको 0 डिग्री बोलेंगे। इसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसी इस तरह से जो क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी को बांटती हुई गुजरती है, क्षैतिज रेखाएं जितनी भी होती है उसे अक्षांश रेखा का नाम दिया जाता है। जिसमें सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ये कोई रेखा खींची हुई नहीं होती है पृथ्वी, ये काल्पनिक होती है। इसको हम मानते हैं, जैसे मैथ के स्टूडेंट मानते हैं x बराबर y z वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से हम विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो अपने भारत के मध्य से गुजरती है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये बात भी हमने आपको बताया कि जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, इसको ये 0 डिग्री होता है। और जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ कर्क रेखा होता है, ये इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोले। मकर रेखा इसको 23.5 डिग्री साउथ पर बोले। इसके बाद आता है उत्तरी ध्रुव, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर बोले। और दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री साउथ पर बोले। और ये दोनों ध्रुव, ये ध्रुव पर ये जाके 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों। दोनों ध्रुव पर जाके ये 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों हम इसके बाद आगे जानने का प्रयास करेंगे। आगे आता है ताप कटिबंध। दोस्तों इस अक्षांश के वितरण के द्वारा पृथ्वी में ताप का कटिबंध अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ये पूरी पृथ्वी है और इधर सूर्य है, सूर्य है, ये सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रही है, इस तरह से एक रेखा में ये चक्कर लगा रही है। तो सूर्य दोस्तों यहाँ है, और जब सूर्य यहाँ है तो इसके सामने के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो इस क्षेत्र में जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो इसके ऊपर ध्रुव के ओर जैसे ही बढ़ते हैं सूर्य का प्रकाश तिरछा होके जाता है, तिरछा होके जाता है। मतलब उसको पूरी मात्रा में वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वहाँ पे प्रकाश की कमी होने के कारण दोनों ध्रुवों पर प्रकाश की कमी के कारण वहाँ पे शीत कटिबंध होता है, यानी सर्दी का मौसम, बर्फबारी होते रहता है दोस्तों। और ये विषुवत रेखा जो है, इस पे सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं। यहाँ पे सदैव गर्मी रहती है दोस्तों। उष्ण कटिबंध होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे भी हरे भरे होते हैं, यहाँ पर वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है दोस्तों। उसके बाद कटिबंध के आधार पर बांटने में इसको 3 भाग में जैसे बांटते हुए लिखा हुआ है, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध दोस्तों ये ध्रुवों पर शीत कटिबंध होता है, दोनों ध्रुवों पर, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश कम मात्रा में पहुँचता है। और ये विषुवत रेखा के समीप 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों तरफ मिला के ये इतने क्षेत्र में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके बाद दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तरी जो शीत कटिबंध है और कर्क रेखा है, इसके बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध और मकर रेखा के बीच इसके दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसको आप लोग याद रखिएगा,
ये ताप कटिबंध बहुत ही जरूरी होता है, पेड़ पौधे के वितरण में बहुत ही लाभदायक माना जाता है इसे। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये उसके बाद आता है देशांतर, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। तो दोस्तों वैज्ञानिक ने जब विषुवत रेखा बनाया तब उसके आधार पर पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के भागों में बांट दिया। उसके बाद फिर उसे अन्य बातों की जानकारी के लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता हुई। फिर उसके बाद उसने इसे अक्षांश के रूप में वितरित किया, इस तरह से अक्षांश के रूप में इसे वितरित कर दिया। लेकिन इससे भी उन्हें सारी जानकारियाँ जब नहीं मिल पाई तो फिर वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी को काल्पनिक रूप में ऊर्ध्वाधर रेखा से इसे बंटित किया। ऊर्ध्वाधर इस तरह से, इसको लॉन्गिट्यूड नाम दिया, जिसे हिंदी में देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देशांतर रेखा का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उसके अक्षांश के अतिरिक्त अन्य जानकारी लेने के समय कुछ ज्ञात करने के अन्य विभाजन की आवश्यकता थी, जिसके लिए देशांतर रेखा का निर्माण। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितनी जानकारी हमें मिलनी थी उतनी विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा से हमें नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण हमें देशांतर रेखा की कल्पना की गई। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या है। इसके बाद दोस्तों हम समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि विश्व का मैप हम बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी गलतियां होंगी, नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि इस पर तो हम पूरी सही तो नहीं बना पाएंगे, पर एक कल्पना करने का हम प्रयास तो करेंगे ज़रूर। आप लोग देखिएगा, इस तरह से एक कल्पना करेंगे कि ये विश्व है। देखिएगा दोस्तों, हंसिएगा नहीं, थोड़ी टेढ़ी तो होगी, फिक्स है, फिर तो भी हम बना तो रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा विश्व है, तो पहले इसको इस तरह से बीच से ये अक्षांश ये विषुवत रेखा इस तरह से बीच से गुजरी, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इस तरह से इसको अक्षांशीय रूप में हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमने इसको फिर से देशांतरीय रूप में जब बांटा, तब इसको इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा से इसको बांटने का प्रयास किया, इस तरह से, इस तरह से। इस क्रम में सबसे बीच जो की रेखा ग्रीनविच के लंदन से होकर गुजरती थी, जो रेखा अफ्रीका से होते हुए इंग्लैंड के ग्रीनविच के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती थी, उस रेखा को देशांतर का मानक याम्योत्तर माना गया। मानक याम्योत्तर क्या होता है दोस्तों? ये इसके द्वारा पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। इससे इस साइड को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, इसके इधर को पश्चिमी गोलार्ध। इसी के द्वारा, इसी मानक याम्योत्तर के द्वारा फिर पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। इसके पूरब साइड पूर्वी गोलार्ध, इसके पश्चिमी साइड में पश्चिमी गोलार्ध। इसके बाद दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे अगली बातों को। देशांतर और समय, मतलब कि देशांतर के द्वारा समय पर क्या प्रभाव पड़ा, देशांतर के द्वारा हम समय को किस प्रकार से समझेंगे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जैसे कि ये ग्रीनविच के जिस स्थान पर ये मानक यामोत्तर है, मानक यामोत्तर है ये, अगर सूर्य का प्रकाश सबसे ऊंचे बिंदु पर जिस समय होगा, ये पूरे याम्योत्तर पर उस समय दोपहर होगी, पूरे याम्योत्तर पर। और यह आप तो जानते हैं पृथ्वी दो प्रकार का चक्कर लगाता है, एक वो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब वो अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वो एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों 360 डिग्री घूम जाती है। एक चक्कर पूरा करने में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस क्रम में वो 24 घंटे में जब 360 चक्कर घूमती है,
तो आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, आप इतना ज्ञात कर सकते हैं कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में, इसको दोस्तों ये मिनट का सिंबल है, ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में आता है दोस्तों। इस तरह से ये विषुवत रेखा है और ये मानक याम्योत्तर है। इस तरह से जब पृथ्वी को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये इसको बोलते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दोस्तों उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, माफ कीजिएगा, फिर से बनाने के हम प्रयास करेंगे, ये डिलीट हो गया है। इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी। तो हमारा भारत है जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो जब हम मानक याम्योत्तर से पृथ्वी को बांटते हैं तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो यह पूर्वी गोलार्ध में आने के कारण भारत का समय ग्रीनविच के समय से आगे चलता है, आगे कहने का मतलब है ये जितना देशांतर का अंतर होगा, एक देशांतर 15 डिग्री का होता है दोस्तों, तो जितने देशांतर का अंतर होता है उस हिसाब से उसका समय, अगर वो मानक यामोत्तर के पूर्वी गोलार्ध में है तो वह उतने हिसाब से वो ग्रीनविच के समय से आगे चलेगी, और अगर वो पश्चिमी गोलार्ध में कोई देश है तो वह इस ग्रीनविच के मानक याम्योत्तर से उतनी समय पीछे चलेगी। तो हमारा दोस्तों, हमारा जो भारत है वह पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अपना जो भारत है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, 82 डिग्री। हमारा जो भारत है, भारत को बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिएगा इसे इस तरह से एक कल्पना हमने की दोस्तों। तो इस तरह से जो गुजरी ये लाइन भारत की मानक याम्योत्तर कही जाती है, जो कि यूपी में एक जगह है मिर्जापुर से गुजरती है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट से होके गुजरती है, और यह ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भाग में है। इसलिए यह भारत ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट यह ग्रीनविच के समय से आगे चलती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये भारत का मैप हमने तो बता दिया, फिर यहाँ बनाया हुआ है, हमने स्लाइड में रखा था, इसको मैं याद नहीं था। हमारा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है दोस्तों। यहाँ पे 97 डिग्री लिखा हुआ है, पर 97 डिग्री 25 मिनट है हमारा दोस्तों भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। और हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार, तो अभी हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा है, तो ये भी हम जान लेंगे। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, इधर 37 डिग्री और यहाँ पे दोस्तों 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और भारत ग्रीनविच दोस्तों इधर पड़ता है, इस साइड में, भारत के पश्चिमी साइड में पड़ता है ग्रीनविच, और ग्रीनविच से भारत पूर्वी दिशा की ओर पड़ता है। तो ग्रीनविच से भारत जो है वह 82.5 डिग्री एंड हाफ पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी भाग में पड़ता है। और भारत का मानक याम्योत्तर होता है
ये इस तरह से भारत का जो मानक यामी उत्तर ये यूपी के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। यूपी के मिर्ज़ा, इसको बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि भारत की यामी उत्तर कहाँ से गुजरती है। भारत के इस तरह से गुजरती है जिसका मुख्य केंद्र दोस्तों मिर्ज़ापुर माना गया है। गुजरती तो है तो इन भागों से भी, लेकिन मुख्य केंद्र इसका दोस्तों यूपी के इस भाग में मिर्ज़ापुर को मुख्य केंद्र भारत का मानक याम उत्तर बनाया है। जिस प्रकार से विश्व के मानक याम्योत्तर में ग्रीनविच का टाइम लिया गया है दोस्तों। इसके बाद समाप्त हो गया हमारा स्लाइड। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक फिर से पहुंचा सके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।